अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हिंद आर्याई से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं कि हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, हिंद आर्याई के इर्तिका को आम तौर पर 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, ये अदवार दर्ज झेल है। नंबर 1 है आपका कदीम हिंद आर्याई, 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह, यानी 1000 साल का ये पूरा अरसा है, जमाना है। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, कदीम हिंद आर्याई 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह का जमाना है। कदीम हिंद आर्याई के 2 झैली अदवार हैं। वैदिक संस्कृत 1500 कब्ल मसीह था 1000 कब्ल मसीह, यानी 500 साल। आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत जो है 1000 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह, ये भी 500 साल का जमाना है। ये चीज सबको क्लियर हो चुकी। कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक मुहित है। कदीम हिंद आर्याई के 2 झैली अदवार हैं और ये कब से कब तक माने जाते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गए। अब हिंद आर्याई का जो दूसरा दौर है वो है वस्त हिंद आर्याई दौर। अब ये माना जाता है 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी का जो जमाना है वो वस्त हिंद आर्याई का जमाना है। वस्त हिंद आर्याई के 3 झैली अदवार हैं। नंबर 1 है पाली, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अपभ्रंश। पाली 500 कब्ल मसीह था मौलूद मसीह, यानी 1 ईस्वी, यानी 500 कब्ल मसीह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक का जमाना। प्राकृत मौलूद मसीह से 500 ईस्वी का जमाना। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का जमाना। ये बहुत अहम फैक्ट है, जरूर इन्हें आप नोट कर लेंगे। अब देखिए, तीसरा जो दौर है वो जदीद हिंद आर्याई, 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल, 1000 ईस्वी से ता ज़माने हाल। बाज़ लोग इन तारीखों 100 साल इधर उधर करके पेश करते हैं, यानी क्लासिकल संस्कृत और पाली की हद 500 कब्ल मसीह के बजाय 600 कब्ल मसीह और प्राकृत और अपभ्रंश के डांडे 500 ईस्वी के बजाय 600 ईस्वी करार देते हैं। हकीकत यह है कि जुबानें 150 साल में नहीं बदल जाती, इनमें अबूरी दौर 100-200 साल का होता ही है, इसलिए 500 और 600 में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हदबंदी भी महज एक सहूलत मालूम होती है, वरना 2-2 मंजिलें बैक वक्त कई 100 साल तक मिली जुली चलती हैं। बाज वक्त ये ज़मानी तायुन महज धोखा मालूम होने लगता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर करना है कि हिंद आर्याई को 3 अदवार में तकसीम किया गया है, कदीम हिंद आर्याई, वस्त हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। ये कब से कब तक मुहित है, ये अरसा भी आपको कम से कम क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं कदीम हिंद आर्याई के बारे में। कदीम हिंद आर्याई दौर 1500 कब्ल मसीह था 500 कब्ल मसीह का जमाना है। कदीम हिंद आर्याई के 2 अदवार हैं। शुरुआत में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। पहले दौर को वैदिक संस्कृत या वैदिक जुबान कहते हैं। दूसरे दौर को आवामी संस्कृत या लोक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। तो नंबर 1 ये हो गया और नंबर 2 ये हो गया। कभी कभी संस्कृत का इतलाक दोनों पर होता है और हकीकत ये कि वैदिक जुबान संस्कृत की कदीम शक्ल है, अलहदा जुबान नहीं। संस्कृत इसमें मुअन्नस है। लफ्ज संस्कृत 2 अल्फाज संस और कृस से बना है। संस के माना पाक, मुकद्दस और शुष्ता और कृत के माना करने के हैं। संस्कृत के माना पाक साफ की हुई जुबान, यानी मुकद्दस, अफजल, मुकम्मल, शुष्ता, अच्छी तरह आरास्ता की हुई, मुज़य्यन, उम्दा, फायक और मुसफ़्फ़ा जुबान के हैं।
अब यहाँ पे आप लफ्ज संस्कृत के मानी पर भी गौर कर सकते हैं कि संस्कृत इसमें मुअन्नस से किन अल्फाज से मिलकर बना है, इसके मानी क्या है, ये तमाम चीजें यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी। आगे हम लोग बात करते हैं वैदिक संस्कृत के बारे में जरा डिटेल में। वैदिक संस्कृत में हिंदुओं की मुक़द्दस किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तख्लीक की गई। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऋग्वेद हमदिया और मजहबी नज़मों का मजमुआ है। ऋग्वेद की तसनीफ मुख्तलिफ मकामात में और मुख्तलिफ अदवार में हुई है। मगरबी उलमा के मुताबिक इसकी तसनीफ 1500 कब्ल मसीह के करीब शुरू होकर 1200 कब्ल मसीह पर ख़त्म होती है। सामवेद और अथर्ववेद 1000 कब्ल मसीह के करीब की तसानीफ बताई जाती हैं। ऋग्वेद की तसनीफ मुख्तलिफ मकामात में हुई, कहीं उसमें गंधार के राजा का जिक्र है, कहीं दरियाए सिंध के किनारे बसने वाले राजा का जिक्र है। वैदिक संस्कृत में कदीम उपनिषद, दशोत्र, मंत्र ग्रंथ भी लिखे गए। अब यहाँ पे याद करने वाली चीज ये है कि वैदिक संस्कृत में ही हिंदुओं की जो मुक़द्दस किताबें 4 हैं वो लिखी गई हैं, तख्लीक की गई है। ये लाइन आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा क्लासिकल संस्कृत। अब ये जो क्लासिकल संस्कृत है, वैदिक संस्कृत के बाद संस्कृत जुबान अदबी तसानीफ का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये जुबान क्लासिकल संस्कृत कहलाई। यानी जब इसमें अदब का आगाज हुआ तो ये जुबान कहलाई है क्लासिकल संस्कृत। क्लासिकल संस्कृत के बारे में बात करते हैं। क्लासिकल संस्कृत में रामायण और महाभारत की तख्लीक अमल में आई। देखिए वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पे क्लासिकल संस्कृत में रामायण और महाभारत की तख्लीक अमल में आई। कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत जुबान का इर्तिका और फरोग अमल में आया। इस दौर की एक नुमाया खुसूसियत रही है कि आर्यों के शुमाल मगरबी खित्ते से मशरकी खित्ते की जानिब फैलने से संस्कृत जुबान की मरकजियत ख़त्म हो जाती है और उसका एक मेयार कायम रहना मुश्किल हो जाता है। नेज़ मकामी बोलियों के इख्तिलात की वजह से उसकी 3 इलाकाई शक्लें ज़ुहूर पजीर होती हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही, बहुत गौर से सुनने की ज़रूरत है। नंबर 1 है उदेचिया, दूसरा है प्राचिया और तीसरा है मध्य देशिया। ये क्या है, इन्हें हम ज़रा समझते हैं। उदेचिया शुमाल मगरबी खित्ते में राइज थी और आर्यों की मयारी बोली तसव्वुर की जाती थी। ये उस इलाके की बोली थी जहां आजकल सिंधी और लेहंदा मगरबी पंजाबी जुबानें बोली जाती हैं। इसमें रा और ला की जगह सिर्फ रा की आवाज पाई जाती है। पहली चीज एक नंबर 1 हम लोगों ने समझा है उदेचिया को। अब समझते हैं प्राचिया क्या है। प्राचिया का चलन मशरक में था और यह मेयार से काफी दूर जा पड़ी थी। इसमें मेयारी बोली उदेचिया की बाज आवाजों का तलफ़ुज़ बिगाड़ दिया जाता था। मसलन इसमें रा की जगह ला का चलन आम हो गया था। प्राचिया का इलाका वह सरजमीन थी जहां इन दिनों बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहारी बोलियों यानी मगही, मैथिली और भोजपुरी का चलन है। अब देखिए एक मेयारी जुबान हो गई, एक गैर मेयारी जुबान, दोनों। अब इनके बीच में एक ऐसी जुबान आएगी जो ना तो बहुत मेयारी थी और ना ही बिल्कुल गैर मेयारी। उदेचिया और प्राचिया के दरमियानी इलाके की बोली मध्य देशिया कहलाती है। ये तीसरी इलाकाई बोली है। ये ना तो बहुत मेयारी बोली थी और ना बिल्कुल गैर मेयारी। इसमें रा और ला दोनों आवाजें मौजूद थी। मध्य देशिया का खास इलाका वह था जहां आजकल मगरबी हिंदी की बोलियां यानी खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी और जहां उर्दू और हिंदी का चलन आम है। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको है, मकामी बोलियों के इख्तिलाफ से यहाँ पे 3 इलाकाई शक्लें ज़ुहूर पजीर हुई है संस्कृत की। उदेचिया, प्राचिया और मध्य देशिया, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कदीम हिंद आर्याई दौर वैदिक और क्लासिकल संस्कृत का दौर, यानी इसके इख्तिताम पर संस्कृत जुबान का जय्यद आलिम और कवायदा पानी पैदा होता है, जिसकी शोर आफाक तस्नीब अष्टाध्याय
संस्कृत जुबान की एक मंजूम कवायद है। अब इस तसनीफ को आप जरूर याद रखेंगे, कई उर्दू के एग्जाम में किताब आपसे पूछी गई। इसके मुसन्निफ कौन है, नाम याद रखें। कहा जाता है कि पाणिनि का जन्म 300 कब्ल मसीह और वफात 250 कब्ल मसीह में हुई। पाणिनि के बाद पतंजलि ने महाभाष्य नामी किताब लिखी। ये भी तख्लीक इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाणिनि के कवायद की तशरीह और तौजीह की गई। पाणिनि की हद तक पहुंचते पहुंचते संस्कृत जुबान का शिराजा बिखरने लगा था और ये जुमूद का शिकार होने लगी थी। इसकी जगह पर आवाम एक सादा, आसान और फितरी जुबान इख्तियार करने लगी थी। क्योंकि संस्कृत जुबान को मजहबी तकद्दुस भी हासिल था, इसलिए उस दौर के बाज़ आलिमों की तवज्जो इस जुबान की तशरीह और तौजीह और उसके कवायद की तरतीब की जानिब मबजूल हुई और उसकी सौतियात, सर्फ और कवायद से मुताल्लिक किताबें तैयार की जाने लगी ताकि जुबान की सेहत के साथ अदायगी की जा सके और उसके मतन को सेहत के साथ महफूज किया जा सके और आने वाली नस्लें उसके तलफ़ुज़ और कवायद के उसूलों की पाबंदी कर सके। शुश्ता जुबान होने की वजह से अदबी तसनीफात संस्कृत में होने लगी थी। एक तरफ ये कि उसकी खूबी थी, लेकिन दूसरी तरफ इल्मी व अदबी जुबान होने की वजह से ये अवाम से हटने लगी। लगभग उसी जमाने में बुद्ध मत और जैन मत वालों ने अपने अपने मजाहिब का प्रचार मकामी बोलियों में करना शुरू किया, जिसकी वजह से मकामी बोलियों को फरोग हुआ। संस्कृत के आलिमों को यह अंदेशा होने लगा कहीं संस्कृत फिर मकामी जुबानों की जद में आकर अपना रूप ना खो दे, इसलिए ये लोग अपनी जुबान की सख्ती से हिफाजत करने लगे। इसमें कोई शक नहीं कि संस्कृत जुबान इल्मी, अदबी और फनी हैसियत से एक मुकम्मल, फसीह, बलीग और शुश्ता जुबान है। एक जमाने में संस्कृत राज दरबार आवाम की जुबान रही है, मगर बाद में जुबान को आम होने से रोका गया और सिर्फ ब्राह्मण तबके को ही संस्कृत जुबान में महारत हासिल करने का मौका फराहम किया गया। नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही अरसे बाद संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण तबके की जुबान बनकर रह गई। कदीम हिंद आर्याई के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की है। अब हम लोग बात करते हैं वस्त हिंद आर्याई के बारे में। ये जमाना कब से कब तक है? 1500 कब्ल मसीह ता 1000 ईस्वी का जमाना है। वस्त हिंद आर्याई दौर 500 कब्ल मसीह से शुरू होता है, जो 1000 ईस्वी तक जारी रहता है। वस्त हिंद आर्याई के 3 दौर हैं। नंबर 1 देखिए आपका है पाली, इसे पहली प्राकृत या इब्तिदाई प्राकृत भी कहा गया है। 500 कब्ल मसीह ता मौलूद मसीह का जमाना है। नंबर 2 है प्राकृत, पहले हो गया पाली, दूसरा है प्राकृत। मौलूद मसीह ता 500 ईस्वी का जमाना है और इसे अदबी प्राकृत भी कहते हैं। तीसरा है अब्रश, 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी, 500 साल का अरसा है, जमाना है तीसरी प्राकृत। पाली को कहते हैं पहली प्राकृत या इब्तिदाई प्राकृत और प्राकृत को कहते हैं अदबी प्राकृत नंबर 2 पे, और तीसरे अभ्रंश को यानी तीसरी प्राकृत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत के जवाल के बाद 500 कब्ल मसीह से प्राकृतों का ज़ुहूर होता है। प्राकृत दरअसल एक ऐसी जुबान थी जो संस्कृत जुबान में तब्दीली के नतीजे में फितरी तौर पर ज़ुहूर पजीर हुई थी। ये एक सादा और आसान जुबान थी, उसे अवाम में बहुत जल्द मकबूलियत हासिल हो गई और ये बहुत जल्द आम बोलचाल की जुबान बन गई। जबकि संस्कृत खवास और तबके अशराफ की जुबान बन चुकी थी और कवायद के उसूलों में जकड़ा कर जामिद बना दी गई थी। ये समाज के आला तबके के लिए मुख्तस होकर रह गई थी और समाज के दबे कुचले निचले तबके के लोगों के इस्तेमाल की जुबान बाकी ना रही। इस बात का अंदाजा हमें उस दौर के संस्कृत ड्रामों से होता है जिनमें आला तबके और ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाले किरदार संस्कृत में कलाम करते हैं और नीची जात के किरदारों से प्राकृत में मुकालमे अदा करवाए जाते हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि प्राकृत कोई अलहदा जुबान है बल्कि संस्कृत की ही बदली हुई शक्ल थी, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा, ये संस्कृत की ही कोख से पैदा हुई थी। लिसानियात का यह आम उसूल है कि जब एक जुबान मर जाती है तो उसके बतन से दूसरी जुबान पैदा हो जाती है। ये जुबान मुद्दत तक फलती फूलती और परवान चढ़ती रहती है, फिर ये भी मुर्दा हो जाती है और उसकी जगह एक नई जुबान मारज़े वजूद में आती है। जुबानों के इर्तिका और फना का यह सिलसिला यूं ही जारी रहता है। कोई भी जुबान अज खुद पैदा नहीं होती,
बल्कि हर जुबान का कोई ना कोई माखज और मंबा जरूर होता है जिससे ये इर्तिका पाती है। प्राकृत का माखज और मंबा भी संस्कृत जुबान ही है। संस्कृत के बाद वो जुबानें आई जिन्हें उसकी नई शक्लें कहा जा सकता है। जब संस्कृत जुबान के तलफ़ुज़, कवायद और नहवी ढांचे में काफी हद तक तब्दीलियां रोनमा हो गई तो ये जुबान बिल्कुल बदल गई। संस्कृत की यही बदली हुई शक्ल प्राकृत कहलाई। जुबान में तब्दीली का यह अमल लिसानियात की मुख्तलिफ सतहों पर देखा जा सकता है। संस्कृत के मुसम्मते होशे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का एक मुसम्मता टूटकर दूसरे मुसम्मते के साथ मुदगम हो जाता है। झेल की चंद मिसालों से जुबान में तब्दीली का अमल वाज़ेह हो जाएगा। संस्कृत अल्फाज, प्राकृत अल्फाज और माना। पुत्र, पुत हो गया, इसके माना क्या है? पूत के। हस्त, हस्त हो गया हाथ। शुष्क, सुख हो गया सूखा। दुग्ध, दुध, दूध है। सर्व, सव, सब हो गया। ऐसे देखिए और भी यहाँ पे अल्फाज आपके सामने दिए गए। इस तरह की बेशुमार सौती नेज़ कवायदी और बाज नहवी तब्दीलियां संस्कृत जुबान में रोनमा हुई जिनके नतीजे में प्राकृतों का ज़ुहूर अमल में आया। इन लिसानी तब्दीलियों के पस मंजर में उर्दू जुबान की इर्तिका की झलक भी देखी जा सकती है। यही वह ज़माना है जब हिंद आर्याई के दूसरे दौर का आगाज होता है जिसे वस्ती हिंद आर्याई दौर कहते हैं। ये दौर 500 कबल मसीह था 1000 सन ईस्वी यानी 1500 साल तक कायम रहता है। जिस तरह कदीम हिंद आर्याई दौर में संस्कृत जुबान का फरोग हुआ, इसी तरह से वस्ती हिंद आर्याई दौर में प्राकृतें फली फूली और परवान चढ़ी। अब हम वस्ती हिंद आर्याई दौर के 3 अदवार पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के मुतालिक जरूरी मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाली के बारे में। पाली को पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत भी कहा गया। एक एक लाइन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है। पाली संस्कृत गलत पंक्ति से माखूज है। लिसानियात के उलमा पाली की माना सत्र, सीधी लकीर, किताब के असल इबारत, बौद्ध ग्रंथों की सत्र, बौद्ध धर्म शास्त्र की सत्र बनाते हैं। लिसानियात में पाली को वस्त हिंद आर्याई की अव्वलीन जुबान माना जाता है। पहली प्राकृत में पाली और अशोकी प्राकृत दोनों शक्लें शामिल हैं। पाली संस्कृत में जो सौती और सरफी तगय्युरात रोनमा हुए तो उसने अव्वलीन प्राकृत यानी पाली का रूप इख्तियार किया। पाली बुद्ध मजहब की जुबान है। बुद्ध मजहब के पेशवा महात्मा गौतम बुद्ध वफात 477 कबल मसीह पाली बोलते थे। उन्होंने इसी जुबान में अपने मजहब की तबलीग की और अपने पैरों को भी इसी जुबान में बुद्ध मजहब की तबलीग व इशाअत की तलकीन की। जब गौतम बुद्ध ने अपने ख्यालात की तबलीग शुरू की तो उनके शागिर्दों ने उनको मशवरा दिया कि ये ख्यालात मुहज़्ज़ब जुबान यानी संस्कृत में कलम बंद कर लिए जाएं तो अच्छा है, लेकिन गौतम बुद्ध ने इनकार कर दिया और खवास की जुबान के मुकाबले में उस इलाके की आवाम की जुबान को अहमियत दी। वो इस बात को पसंद करते थे कि उनके उपदेश सब लोग अपनी अपनी जुबान में पढ़े। चुनांचे बुद्ध मजहब के आलिमों ने अपने मजहब के अकायद और अकायद और औराद लिखने के लिए उस अवामी जुबान को इस्तेमाल किया। गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों ने इस प्राकृत की कदीम शक्ल को अपनाया था। पाली बुद्ध भिक्षुओं के जरिए न सिर्फ तक्षशिला हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी खित्ते में वाक़ एक कदीम इल्मी मरकज और हिंदुस्तान के दीगर मकामात तक पहुंची, बल्कि दूर दराज इलाकों मसलन सीलोन यानी श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड का भी सफर किया। बुद्ध मजहब के तमाम मुस्तनद तसानी पाली जुबान में ही पाई जाती हैं, बल्कि हकीकत ये कि उन्हीं मजहबी सुतून के जरिए ये जुबान आज तक महफूज रह सकी है। आगे बात करते हैं अशोकी प्राकृत। इब्तदाई प्राकृत की दूसरी शक्ल अशोक के कदमों की जुबान की शक्ल में हम तक पहुंची है। अशोक का जमाना गौतम बुद्ध की वफात के तकरीबन 250 साल बाद का जमाना तकरीबन 250 कबल मसीह है। अशोक एक बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक था। बंगाल और नेपाल से लेकर अफगानिस्तान तक का इलाका उसके जेर तसल्लुत था और उधर गुजरात और मालवा तक उसकी हुकूमत का डंका बजता था। कलिंग यानी उड़ीसा की सल्तनत को भी उसने फतेह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया था। कलिंग की खोरे जंग के बाद अशोक ने बुद्ध मजहब इख्तियार कर लिया था। अशोक ने महात्मा बुद्ध की तालीमात, अपने सियासी उसूलों और अपनी जिंदगी के बास औकात को
पत्थरों और सुतूनों पर कुंदा करवाकर अपनी सल्तनत के तूल अर्ज में नस्ब करवाए, जिन्हें अशोक की लाट कहते हैं। मौरखीन का ख्याल है कि अशोक की लाटों या कतबों की तादाद कई हजार थी, जिनमें सिर्फ 42 कतबे महफूज रह सके। जो कतबे शहबाजगढ़ी यानी पेशावर के नजदीक, मानसेरा यानी पंजाब और गिरनार यानी गुजरात में दरियाफ्त हुए, उनमें महात्मा बुद्ध की मजहबी तालीमात पाई जाती हैं। इनमें अशोक के सियासी उसूल भी कुंदा हैं। जो कतबे मैसूर, सासाराम बिहार, जबलपुर जयपुर और मद्रास चेन्नई में पाए गए, उनमें ज्यादातर अशोक की जिंदगी के वाकयात दर्ज हैं। इनके अलावा कुछ कतबे अंबाला, मेरठ, चंपारण, सारनाथ और गया में भी दस्तयाब हुए। ये कतबे इंतहाई तारीखी अहमियत के हामिल है, लेकिन उनकी लिसानी अहमियत भी कुछ कम नहीं। इन कतबों से ये पता चलता है कि वस्त हिंद आरियाई के दौर के इब्तदाई मराहिल में किस किस्म की जुबान बोली जाती थी। चूंकि ये कतबे आम लोगों के लिए नस्ब किए गए थे, इसलिए उनकी जुबान आम बोलचाल की जुबान है, जो सादा और आसान है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हर जगह की कतबों की जुबान एक जैसी नहीं थी, बल्कि जुबान का इलाकाई फर्क उनमें नुमाया है। अशोक के कतबे 3 तरह की इलाकाई बोलियों की नुमाइंदगी करते हैं। शुमाल मगरबी बोली, जिसकी नुमाइंदगी शहबाजगढ़ी और मानसेरा के कतबे करते हैं। जुनूब मगरबी बोली, जिसकी नुमाइंदगी गिरनार और कांसी में पाए जाने वाले कतबे करते हैं। और प्राचिया बोली, जिसकी नुमाइंदगी सारनाथ के कतबों से होती है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में लिखने का रिवाज बाज़ाब्ता तौर पर अशोक के ज़माने से ही शुरू होता है, वरना उससे पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे और मुक़द्दस किताबों को नस्ल दर नस्ल जुबानी मुंतकिल करते थे। अशोक के कतबे 2 तरह के रस्म खत में मिलते हैं, जिनके नाम है खरोष्टी और ब्राह्मी। खरोष्टी रस्म खत में दाएं जानिब से बाएं जानिब को लिखा जाता है और हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में राइज था, जबकि ब्राह्मी रस्म खत बाएं से दाएं जानिब को लिखा जाता था और हिंदुस्तान के एक बड़े खित्ते में यही रस्म खत राइज था। आगे बात करते हैं प्राकृत यानी मौलूद मसीह से 500 ईस्वी का ये जमाना है। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि प्राकृत क्या है और प्राकृत को कितने अदवार में, कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। प्राकृत किसी एक जुबान का नाम नहीं, बल्कि एक तरह की बहुत सी जुबानों के जुमरे का नाम है। पहली चीज ये क्लियर कीजिए। संस्कृति तहजीब को कहते हैं, प्रकृति फितरत को कहते हैं। संस्कृत मुहज्जब जुबान थी और प्राकृत फितरी यानी गैर मुरस्सा यानी अवामी जुबान थी। ये एक आम बात है कि जब जुबानें तरक्की कर जाती हैं तो उनमें भी अदब भी पैदा होने लगता है। चुनांचे प्राकृत के साथ भी यही हुआ। प्राकृत जो कुल्लियतन एक आम बोलचाल की जुबान थी, वह मौलूद मसीह था 500 ईस्वी के दौरान अदबी बन गई। बाज़ों ने प्राकृतों का जमाना 1000 ईस्वी से 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक मुतय्यन किया है। इन प्राकृतों का इस्तेमाल ड्रामों में भी होने लगा। चुनांचे वस्त हिंद आरियाई का दूसरा दौर अदबी प्राकृतों का दौर कहलाया। अदबी प्राकृतों की हस्ब झेल 5 किस्में हैं। नोट कर लीजिएगा, 5 किस्में हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। शोरशीनी प्राकृत, शोरशीन का मतलब होता है मथुरा का इलाका। शोरशीनी प्राकृत शोरशीन के इलाके की जुबान थी, जिसका मरकज मथुरा यानी उत्तर प्रदेश था। ये उसी इलाके की जुबान थी जो कदीम हिंद आरियाई दौर में मध्य देशिया कहलाता था। इस वजह से ये संस्कृत से बहुत ज्यादा करीब थी और लिसानी एतबार से उससे गहरे तौर पर मुतासिर थी। संस्कृत ड्रामों में भी इसका इस्तेमाल होता था और संस्कृत के बाद उसे वक़ात की नजर से देखा जाता था। उर्दू जुबान का तारीखी रिश्ता शोरशीनी प्राकृत से जाकर मिलता है। ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत है। नंबर 1 हो गया शोरशीनी प्राकृत। दूसरे नंबर पर देखें मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत बुनियादी तौर पर मगध के इलाके की जुबान थी, जो अब जुनूबी बिहार का हिस्सा है। ये इलाका कदीम हिंद आरियाई दौर में प्राचिया बोली का था, जो आर्यों के तहजीबी मरकज से काफी दूर जा पड़ा था। ये वजह कि मागधी प्राकृत को गैर मुहज्जब बोली तस्वुर किया जाता था। मागधी प्राकृत में रा की आवाज मफकूद थी। यहाँ के लोग रा की आवाज को
लाम की आवाज से बदल देते हैं। मसलन राजा की जगह लाजा, दरिद्र की जगह दलिद, मौजूदा बोलचाल में दलिद्दर बोलते थे। मागधी प्राकृत की दूसरी अहम सौती खुसूसियत ये थी कि इसमें संस्कृत की तीन आवाजों सा, शा और शा की जगह सिर्फ एक आवाज शा पाई जाती थी। मागधी प्राकृत का इस्तेमाल संस्कृत के ड्रामों के निचले तबके के किरदारों की गुफ्तगू में भी पाया जाता है। शोरशिनी प्राकृत, मागधी प्राकृत। नंबर 3 देखते हैं अर्ध मागधी प्राकृत। अर्ध मागधी प्राकृत का इलाका शोरशिनी प्राकृत और मागधी प्राकृत के दरमियान का इलाका था। ये बिहार और इलाहाबाद के बीच के इलाके की जुबान थी। अर्ध मागधी प्राकृत ने जैन मजहब के फरोग में नुमायां किरदार अदा किया है। जैन मजहब को इब्तदाई मजहबी अदबी तसानीफ इसी प्राकृत में पाई जाती हैं। महावीर जैन ने जिस जुबान में जैन मजहब की तालीमात दी वह अर्ध मागधी की कदीम शक्ल थी। अर्ध मागधी प्राकृत का इस्तेमाल संस्कृत ड्रामों में भी पाया जाता है। ये एक तरक्की याफ्ता और महजब जुबान थी। उस दौर के शाही घरानों में भी यही जुबान बोली जाती थी। अर्ध मागधी में रा और ला दोनों आवाजें पाई जाती थी, लेकिन संस्कृत का शा और शा सा की आवाज में तब्दील हो जाता था। नंबर 4 देखिए महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र की जुबान थी और तमाम अदबी प्राकृतों में ये सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता अदबी प्राकृत थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन। कवायद नवेसों ने उसे मिसाली प्राकृत कहा है। उनकी तवज्जो का मरकज यही प्राकृत थी। उन्होंने इसका मुताला काफी तफसील से किया है। संस्कृत ड्रामों में प्राकृत के नसरी अज्जा इसी प्राकृत के पाए जाते हैं। इस दौर की बेशतर तसानीफ महाराष्ट्री प्राकृत में ही मिलती हैं। इसका इस्तेमाल मौसीकी में भी किया जाता था। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तमाम प्राकृतों में सबसे पहले किसमें कवायद तरतीब दिए गए तो वो हो जाएगा महाराष्ट्री। आगे देखिए नंबर 5 पेशाची प्राकृत। पेशाची प्राकृत पंजाब और कश्मीर में बोली जाती थी। इसमें अदबी तसानीफ का फुकदान है। पेशाची प्राकृत के बारे में कहा जाता है ये खालिस हिंद आर्याई जुबान नहीं है, क्योंकि इसमें ईरानी जुबानों के बाद असरात नफूज कर गए। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्राकृत को 5 किस्मों में जो तकसीम किया था उनके बारे में पढ़ लिया है। आगे सबसे पहले वस्त हिंद आर्याई में हम लोगों ने पाली को समझा है, उसके बाद में प्राकृत को। अब हम बात करते हैं अपभ्रंश किसे कहते हैं। अपभ्रंश यानी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी का ये जमाना है अपभ्रंश का। अदबी प्राकृतों के बाद अपभ्रंशों का इर्तिका अमल में आता है। ये प्राकृत के इर्तिका की तीसरी और आखिरी शक्लें हैं, इसलिए उन्हें तीसरी प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंशों का इर्तिका 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक होता है। बाजों ने अपभ्रंशों का जमाना 600 ईस्वी था 1000 ईस्वी तय किया है। ये वस्त हिंद आर्याई के दौर का आखिरी मरहला है। अपभ्रंशों के खात्मे के बाद वस्त हिंद आर्याई दौर का भी खात्मा हो जाता है और 1000 ईस्वी से जदीद हिंद आर्याई दौर शुरू होता है और जदीद जुबानें वजूद में आती हैं। अपभ्रंश की माना क्या है, जरा इस पे हम लोग बात करते हैं। अपभ्रंश के लग़वी माना है बिगड़ी हुई, भ्रष्ट जुबान के। ये चीज आप याद रखेंगे। जब दूसरी प्राकृत अदबी बन गई तो उनका इर्तिका मुख्तलिफ नहज पर होने लगा और अवाम से उनका रिश्ता खत्म हो गया। चुनांचे ये अवाम से अलग थलग हो गई। अवामी जुबान दूसरी डगर पर इर्तिका पाने लगी। अवाम ने प्राकृत के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर और उनकी शक्लें बिगाड़ कर बोलना शुरू कर दिया। यही टूटी फूटी, ब्रोकन और बिगड़ी हुई करप्ट जुबान अपभ्रंश कहलाई। इस तरह की लिसानी तब्दीली दबे पांव और फितरी तौर पर वाकई हुई। जिस तरह लिसानी तब्दीली के अमल से संस्कृत से प्राकृत पैदा हुई, इसी तरह प्राकृत में तब्दीली के नतीजे में अपभ्रंश ज़ुहूर पजीर हुई। दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि प्राकृत की नई शक्ल या बिगड़ी हुई शक्ल अपभ्रंश कहलाई, लेकिन माहिरीन लिसानियात अपभ्रंश को प्राकृत की ही एक शक्ल तस्लीम करते हैं और उसे तीसरी प्राकृत के नाम से याद करते हैं। यूं तो अपभ्रंश के नमूने तीसरी सदी ईस्वी के दौरान तस्नीफ शुदा संस्कृत ड्रामों में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसे बाकायदा जुबान की हैसियत 6ठी सदी ईस्वी में हासिल हुई।
जब ये एक तरक्की याफ्ता जुबान बन गई तो उसका इस्तेमाल अदबी मकासद के लिए भी होने लगा। अब्रंश में भी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला 1000 ईस्वी के बाद भी जारी रहा, लेकिन बोलचाल की जुबान की हैसियत से उसका इर्तिका 1000 ईस्वी तक पहुंचते पहुंचते रुक गया और अब्रंशों की जगह जदीद बोलियां और उन बोलियों से जदीद जुबानें इर्तिका पाने लगी। अब्रंश एक वसी जुबान थी। ये पंजाब तक राजस्थान और राजस्थान से लेकर बंगाल तक के वसी इलाके में फैली हुई थी। अब्रंश अदब जो आज दस्तियाब बेशुमार मकामात पर तख्लीक किया गया, जैसे राजस्थान, गुजरात, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, बुंदेलखंड और बंगाल वगैरह। इससे यह अंदाजा होता है कि 10वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम तक अब्रंशें पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। अब्रंश प्राकृत से पैदा हुई, इसलिए जहां जहां प्राकृतें बोली जाती थी उन्हीं इलाकों में अब्रंश वजूद में आई। मार्कंडेय कवायद नवीस ने अब्रंशों की 3 किस्में बयान की हैं, नागर, अपनागर और ब्राचड़। लेकिन बेशतर आलिमों ने अब्रंश की मुंदरजा झेल 5 किस्में बताई हैं। शोरशीनी अब्रंश, ये शोरशीनी प्राकृत से निकली है। इसका इलाका वही है जो शोरशीनी प्राकृत का इलाका है। इसके वतन से खड़ी बोली उर्दू और हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती जुबानें पैदा हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। खड़ी बोली का ताल्लुक मगरबी हिंदी से है, उससे उर्दू और हिंदी इससे उर्दू और हिंदी जुबानें इर्तिका पाती हैं। उर्दू और हिंदी जुबानें इर्तिका पाती हैं। मगरबी हिंदी की दूसरी बोलियों में मसलन हरियाणवी, ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी का इर्तिका भी शोरशीनी अब्रंश से हुआ है। शोरशीनी अब्रंश के बाद में है मागधी अब्रंश। इसका इर्तिका मागधी प्राकृत से हुआ। इसका चलन मशरिक के एक वसी इलाके में था जिसमें बंगाल, आसाम, उड़ीसा और बिहार शामिल है। इन इलाकों की जदीद जुबानें यानी बंगाली, आसामी, उड़िया और बिहार के तकरीबन तमाम बोलियां मागधी अब्रंश से निकली है। मगरबी मागधी अब्रंश की बोलियों को जॉर्ज गुलिरसिन माहिरीन लिसानियात बिहारी के नाम से याद करता है, जिनमें 3 बोलियां मैथिली, मगही और भोजपुरी शामिल है। अर्धमागधी अब्रंश, अर्धमागधी अब्रंश शोरशीनी अब्रंश और मागधी अब्रंश के दरमियान के इलाके की जुबान थी। इससे मशरकी हिंदी की बोलियां वजूद में आई, जिनमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरकी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्री अब्रंश, इसका इर्तिका महाराष्ट्री प्राकृत से हुआ। यह महाराष्ट्र के इलाके की जुबान थी। इसके वतन से मौजूदा मराठी का इर्तिका हुआ। नंबर 5 शुमाल मगरबी अब्रंश, ये 2 जुमरे में मुनक़सिम है। ब्राचड़ अब्रंश जिसका इर्तिका सिंध के इलाके में हुआ और उससे सिंधी जुबान पैदा हुई। कैकई अब्रंश जिससे मगरबी पंजाबी पैदा हुई, इसे लहंदा भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे समझा पाली किसे कहते हैं, प्राकृत किसे कहते हैं, अब्रंश किसे कहते हैं, बिल्कुल डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग जदीद हिंद आर्याई के बारे में। तो समझिएगा, जदीद हिंद आर्याई का जमाना 1000 ईस्वी से शुरू होता है और ताज़ ज़माने हाल। जदीद हिंद आर्याई जुबानें लिसानियात का अटल उसूल की बोलचाल की जुबान जितनी तेजी से बदलती है, अदब की जुबान उसका साथ नहीं दे सकती। चुनांचे जब प्राकृतों ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू की तो अवाम की डगर से परे दूर जा पड़ी और अवाम की जुबान का धारा आगे बढ़ता है। इसी बोली की जुबानों को उस हद के कवायद नवीसों ने अब्रंश बिगड़ी जुबान कहा। तारीख़ लिसानियात की एक दिलचस्प हकीकत है कि लोग हमेशा जुबान के संवरने को उसके बिगड़ने से ताबीर करते चले आए हैं। हिंदुस्तान की जदीद आर्याई जुबानों के तुलू की तारीख 1000 ईस्वी में मुकर्रर की गई है, लेकिन अब्रंश में तसनीफात का सिलसिला 6ठी से लेकर 14वीं बल्कि 15वीं सदी ईस्वी तक मिलता है। अब्रंश को मुल्क की जिंदा जुबान पाकर बिलाखिर तालीम याफ्ता तबका भी उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। रफ्ता रफ्ता यह अब्रंश भी अदबी जुबान बनकर महदूद हो गई तो हिंदुस्तान की जदीद जुबानों ने उसकी गद्दी छीनना शुरू की। 1000 ईस्वी में ये बहुत कुछ जदीद जुबानों की कदीम शक्लों से मिलती जुलती है, यानी 1000 ईस्वी के लगभग अब्रंश ही के अंदर जदीद आर्याई जुबानों के रूप झलकने लगे थे।
इस तरह हिंदुस्तान की जदीद जुबानों की पैदाइश अपभ्रंशों से होती है और जदीद हिंद आर्याई दौर का आगाज 1000 ईस्वी से होता है। जदीद हिंद आर्याई जुबानों की ग्रोह बंदी। जदीद हिंद आर्याई जुबानें और बोलियां मुख्तलिफ इलाकों की अपभ्रंशों से पैदा हुई, इसलिए उनमें इलाकाई लिसानी खुसूसियात मौजूद हैं। जदीद हिंद आर्याई जुबानों को उनकी खुसूसियात के बिना पर माहिर लिसानियात जॉर्ज ग्रियर्सन ने कई ग्रोहों में तकसीम किया है, जो इस तरह है। नंबर 1 है बैरूनी जुबानें। बैरूनी जुबानों में लेहंदा यानी मगरबी पंजाबी, सिंधी, मराठी, आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी बोलियों में मैथिली, मगही और भोजपुरी शामिल है। वस्ती जुबानें। मशरकी हिंदी। मशरकी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अंदरूनी जुबानें। मगरबी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट। मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। हरियाणवी को और किन नामों से जाना जाता है? बांग्लू और जाटों के नाम से। पंजाबी यानी मशरकी, गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, जयपुरी, मेवाती इसके झेल में आती हैं। भेली और खानदेशी। पहाड़ी बोलियां। नेपाली, गोरखाली, कमायूनी, गढ़वाली। शिमला और उसके अतराफ की पहाड़ी इलाकों की बोलियां हैं। ग्रियर्सन ने जदीद हिंद आर्याई जुबानों और बोलियों की ग्रोहबंदी के लिए कई दलाइल दिए, जिनसे कई माहिरीन लिसानियात ने इख्तिलाफ किया, लेकिन यह हकीकत है कि अपभ्रंशों के बाद जदीद हिंद आर्याई जुबानों का हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों में फरोग हुआ। इन जुबानों में एक जुबान उर्दू भी है, जो जदीद हिंद आर्याई जुबान है। जदीद हिंद आर्याई और उर्दू। जदीद हिंद आर्याई दौर का आगाज 1000 ईस्वी से होता है, जब अपभ्रंशों का खात्मा हो जाता है और उनकी जगह पूरे शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में भांत भांत की बोलियां सर उठाने लगती हैं। दरअसल ये जमाना सिर्फ लिसानी तब्दीलियों ही का ना था, बल्कि हिंदुस्तान में सियासी, समाजी और तहजीबी सतह पर भी तेजी के साथ तब्दीलियां रोनमा हो रही थी। इन तब्दीलियों को यहाँ की बोलियों पर भी असर पड़ना लाजमी था। 1000 ईस्वी के आसपास का एक अहम वाकया मुसलमानों की शुमाली हिंदुस्तान में आमद, जिनमें तुर्क, अफगान और ईरानी शामिल थे। इन लोगों ने न सिर्फ यहाँ सुकूनत इख्तियार की, बल्कि उनमें कुछ लोगों ने यहाँ की हुकूमत की बागडोर भी संभाली। पहले इनका तसल्लुत पंजाब में कायम हुआ, फिर ये लोग आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गए और 1193 ईस्वी में दिल्ली को फतेह करके वहां अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। जब दिल्ली पायतख्त बन गया तो धीरे धीरे उस शहर को अहमियत और मरकजी हैसियत हासिल होती गई और ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तहजीब, तमद्दनी और सियासी मरकज बन गया। यहाँ फौज भी रहने लगी और दूर दराज के इलाकों से भी लोग यहाँ आने और बसने लगे। फौज में भी जगह जगह के लोग भर्ती होने लगे। शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद की वजह से यहाँ की हिंदुओं और मुसलमानों में मेलजोल पैदा हुआ। इस बाहमी मेलजोल और इख्तिलात की वजह से यहाँ एक नई तहजीब परवान चढ़ने लगी और एक नई जुबान का खमीर तैयार होने लगा। मुसलमानों की जुबान तुर्की और फारसी थी। अरबी उनकी मजहबी जुबान थी। जो मुसलमान पंजाब से आए थे उनकी जुबान कदीम पंजाबी थी। इन तमाम जुबानों का शुमाली हिंद की बोलियों पर गहरा असर पड़ा और बहुत तेजी के साथ यहाँ की मकामी बोलियों में अरबी, फारसी और तुर्की के अल्फाज दाखिल होने लगे। दूसरी तरफ 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंशों में भी फितरी तौर पर तब्दीलियां रोनमा होने लगी थी। शोरशीनी अपभ्रंश भी तेजी के साथ अपना चोला बदल कर नए रूप इख्तियार करने लगी थी। इसी से उर्दू का खमीर तैयार हुआ। उर्दू का हिंद आर्याई पसे मंजर। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई जुबान है, जिसकी दागमेल हिंदुस्तान की दूसरी जदीद हिंद आर्याई जुबानों की तरह 1000 ईस्वी के बाद पड़ती है और मगरबी हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली, उसका माखज बनती है। अब ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, मगरबी हिंदी की एक बोली जो है खड़ी बोली ही उर्दू का माखज है। मगरबी हिंदी शोरशीनी अपभ्रंश के वतन से पैदा हुई थी और शोरशीनी अपभ्रंश शोरशीनी प्राकृत से निकली थी और दीगर प्राकृतों की तरह शोरशीनी प्राकृत की पैदाइश भी संस्कृत से हुई थी। इस तरह कहना बेजा ना होगा कि उर्दू का लिसानी खानदानी सिलसिला संस्कृत से जाकर मिल जाता है, क्योंकि जदीद हिंद आर्याई जिसमें उर्दू भी शामिल है कदीम हिंदुस्तान की जुबान का तसलसल है, जिसे संस्कृत कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू जुबान की एक मरबूत
लिसानी तारीख है और उसका हिंद आरियाई पस मंजर 3500 साल के अरसे पर मुहित है। तो अब तक हम लोगों ने समझ लिया है कदीम हिंद आरियाई को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है और उनके बारे में डिटेल में मालूम। आगे बात करते हैं उर्दू के लिसानी साख्त, ढांचे और कैंडे पर हिंद आरियाई अनासिर के नक़ूश के बारे में। उर्दू के लिसानी साख्त, ढांचे और कैंडे पर हिंद आरियाई अनासिर के नक़ूश बिल्कुल साफ नजर आते हैं। ये अनासिर हमें इस हिंद आरियाई तहजीब की याद दिलाते हैं जो आर्यों के दाखिले हिंद के बाद से यहाँ पनपना शुरू हुई। ये उसी तहजीब का नतीजा है कि उर्दू के बेशतर लिसानी खुसूसियात का सिलसिला अपभ्रंश और प्राकृत से होता हुआ संस्कृत से जाकर मिल जाता है। सौती ढांचा, उर्दू में 48 सौतीय फोनीम्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सौती किसी जुबान की वह मुमय्यज आवाजें हैं, डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स होती हैं जिनकी तब्दीली से माना में तब्दीली पैदा हो जाती है। मसलन पानी और बानी, इनमें पा और बा की तब्दीली से माना में तब्दीली पैदा हो जाती है। लिहाजा ये दोनों पा और बा दो सौती हैं, यानी दो मुमय्यज आवाजें करार दी जाएंगी। उर्दू मुसम्मतें, कॉन्सोनेंट में मुसम्मतों की एक बड़ी तादाद संस्कृत प्राकृत से उर्दू में दाखिल हुई। 15 हाइया आवाजें एस्पिरेट्स हिंद आरियाई माखज मसलन संस्कृत, प्राकृत और ब्रज से उर्दू में आई है। ये हाइया आवाजें हैं फा, भा, थ, ढ, छ, ज, क, ख, ग, ड़, म, न, ल, र। खालिस अरबी और फारसी मुसम्मतें उर्दू में 6 हैं, काफ, फ, ज, ख और गैन। उर्दू मुसव्वतें यानी वॉवेल्स 10 हैं। इन 10 मुसव्वतों में 2 दोहरे मुसव्वत डिफ्थोंग्स भी शामिल हैं। उर्दू के तमाम मुसव्वत प्राकृत और उसके तवस्सुत से संस्कृत से माखूज हैं। उर्दू की माकूसी आवाजें और माकूसी सौती है। उर्दू की माकूसी आवाजें 6 हैं, जैसे टा, डा, ड़ा गैर हाइया, ठा, ढा, ड़ा हाइया। ये आवाजें भी हिंद आरियाई माखज से उर्दू में दाखिल हुई। इनके बगैर जुबान तोतली होकर रह जाएगी। हिंद आरियाई अरबी और फारसी की मुश्तरक आवाजें, उर्दू में 14 ऐसी आवाजें भी पाई जाती हैं जो हिंद आरियाई अरबी और फारसी में मुश्तरक है। यानी उर्दू में इनका इर्तिका हिंद आरियाई माखज से भी हुआ, अरबी और फारसी से भी, लेकिन उर्दू में इन आवाजों पर मुश्तमिल अरबी और फारसी अल्फाज की तादाद उन आवाजों से तश्कील शुदा हिंद आरियाई अल्फाज के मुकाबले में बहुत कम है। ये आवाजें हैं बा, ता, वा, जीम, काफ, मीम, नून, लाम, रा, सीन, शीन, हा, वा, या। हिंद आरियाई फारसी की मुश्तरक आवाजें, उर्दू में हिंद आरियाई की 3 आवाजें और भी हैं जो फारसी में भी पाई जाती हैं, यानी पा, चा और गाफ। लेकिन इन आवाजों से बनने वाले हिंद आरियाई अल्फाज की तादाद भी उर्दू में उन आवाजों पर मुश्तमिल फारसी अल्फाज की तादाद से कहीं ज्यादा है। उर्दू का ज़ख़ीरे अल्फाज, अस्वात के अलावा उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी हिंद आरियाई माखज़ पर मुश्तमिल है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद तदभव अल्फाज की है। संस्कृत के अल्फाज जब अपनी बदली हुई हालत में इस्तेमाल होते हैं तो तत्भव कहलाते हैं। ये नोट कर लीजिए। तदभव अल्फाज की बुनियाद अगरचे संस्कृत या कदीम हिंद आरियाई पर कायम है, लेकिन वस्ती हिंद आरियाई यानी प्राकृत पहुंचकर उनके शक्ल सूरत और रूप में तब्दीली पैदा होगी। संस्कृत के यही अल्फाज तत्भव कहलाते हैं। संस्कृत के अल्फाज जब बगैर किसी तब्दीली या रद्द-ओ-बदल के अपनी असली हालत में इस्तेमाल होते हैं तो तत्सम कहलाते हैं। अब यहाँ पे 2 फैक्ट आप क्लियर कर लीजिए कि तत्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। जब बदली हुई हालत में इस्तेमाल होते हैं अल्फाज संस्कृत के तो तत्भव, और जब एज इट इज इस्तेमाल होते हैं बगैर किसी तब्दीली के तो तत्सम कहलाते हैं। मसलन लफ्ज दुग्ध खालिस संस्कृत लफ्ज है जो तत्सम कहलाता है, लेकिन प्राकृत के लफ्ज दुध को जो दुग्ध से माखूज है और उसकी बदली हुई शक्ल है तत्भव कहेंगे। जदीद हिंद आरियाई उर्दू में यही लफ्ज दूध बन गया जो तत्भव की एक दूसरी शक्ल है। उर्दू में तत्सम अल्फाज बहुत ही कम है। उर्दू के ज़ख़ीरे अल्फाज का बेशतर हिस्सा तत्भव अल्फाज पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तानी या हिंद आरियाई अल्फाज उर्दू के लिए नागुज़ीर है।
اردو کا کوئی بھی جملہ ہند آریائی الفاظ کے بغیر تشکیل نہیں دیا جا سکتا ہے، جبکہ ایسے بے شمار اردو جملے ترتیب دیے جا سکتے ہیں جن میں کوئی بھی عربی یا فارسی لفظ نہ آیا ہو۔ مثلا ذیل کے جملے خالص ہند آریائی الفاظ پر مشتمل ہیں۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، میں کل اپنے گھر جاؤں گا، آج تم سے ملنے یہاں کون آیا؟ رانی قید کی کہانی انشاء اللہ خان شاہ، سریلی باسری آرزو لکھنوی، اردو نثر و نظم کی دو ایسی کتابیں ہیں جن میں ایک بھی عربی یا فارسی الفاظ استعمال نہیں ہوا۔ اب یہ دونوں کتابیں آپ یاد رکھیں گے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے۔ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو کا بنیادی ذخیرہ الفاظ ہند آریائی ہے۔ اس کے علاوہ قرابت داری کے الفاظ، اعداد، فعلی مادے، ضمائر، حرف جار بھی ہند آریائی ماخذ سے اردو میں داخل ہوئے، جن کی حیثیت بھی بنیادی ذخیرہ الفاظ کی مثالیں پیش ہیں۔ قرابت داری کے الفاظ ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا، نانا نانی، دادا دادی، چاچا تایا وغیرہ۔ اعداد مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 وغیرہ۔ فعلی مادے مثلا آ جا، کھا پی، چل سن وغیرہ۔ ضمائر وغیرہ، حرف جار۔ ان کے علاوہ اردو کے کئی مفرد الفاظ، مرکب افعال، محاورے، ضرب الامثال، روزمرہ ایسے ہیں جن کی بنیاد ہند آریائی ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس کور کیے ہیں، اسی امید کے ساتھ میں کہ یہ سبھی کوشچن، یہ سبھی فیکٹ آپ کے آنے والے اردو کے ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوں گے۔ تو اس کلاس کو، اس سیشن کو آپ سبھی لوگ خوب شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔